हेलो। हाँ सर। आ रहा है सर? ओके यस सर। ओके सर। फाइव G1 J स्क्रीन शेयर है। ओके सर, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। आई होप कि सबको आवाज आ रहा है मेरा। अरे शालिनी, शवन्विता, साहिल, तेज, शुभंकर, हाँ सर, गुड आफ्टरनून निशिता, सर। गुड आफ्टरनून सर। रिकिता, प्रिया, नील, मानसी, उमिशा, अभिजीत, अंकिता, गुड इवनिंग टू ऑल हाँ ऑफ सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, अकाउंट में इंट्रोडक्टरी बातचीत चल रहा था कि अकाउंटेंसी का यूज क्या है, बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इस तरह का बातचीत किया था ना लास्ट क्लास। ठीक है, आई थिंक इंटरप्रेटिंग, हाँ मतलब अकाउंटेंसी पढ़ के क्या ही उखाड़ लोगे, इन सिंपल, है ना। अकाउंटेंसी पढ़ाई करके उखाड़ना क्या है, कोई भी चीज करने का कुछ तो रीजन होता है ना। तो हम लोग लास्ट क्लास में ही बातचीत करने का कोशिश कर रहे थे कि अकाउंटेंसी पढ़ के क्या उखाड़ सकते हैं हम लोग। तो वही चीज आप लोगों में कोशिश कर रहा था थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से। ऐसे सब कोई सोचता है कि थ्योरी है, पर इसको आप थ्योरी के हिसाब से जितना चाहो रट्टा लगाओ, एग्जाम में भी रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछता है। बट इसको पढ़ने का सबसे मेन कारण जो है वो ये है सर कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट क्या है और उस सब्जेक्ट के पीछे क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है, इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। स्कूल लेवल में भी पढ़ाया जाता है, कॉलेज लेवल में भी पढ़ाया जाता है और सीएस सीएमए के अकाउंट्स में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि इसके बिना अकाउंटेंसी नहीं बनता। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सिर्फ डेबिट क्रेडिट और कंप्लीट अकाउंटेंसी के पीछे भागते भागते यही भूल जाते हैं कि पढ़ के करना क्या है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं चला कि मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग ना गाड़ी हाथ में लेके पहले ही ना गाड़ी चलाने के पीछे भागता है। पहले गियर फंक्शन तो जान ले, है ना, क्लच का काम जान ले, एक्सीलेटर का काम जान ले, उसके बाद गाड़ी चला, तो देखना वो अच्छा ड्राइवर बनता है। और जिसको सिर्फ मन होता है कि नहीं नहीं हमको सिर्फ भगाना है भगाना है, ठीक है, फिर वो कुछ ना कुछ कांड ही कर बैठता है। ऐसा देखे है सर? मैं तो देखा हूँ। लेकिन सर कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही अच्छे से सीखता है, वो पूरा जान वो पहले सीखता है। जो भी अच्छा टीचर होता है, इवन अगर आप कभी ड्राइविंग चलाने भी सीखने जाओगे, वो तुमको ना जाते ही नहीं बोलेगा "ये आजा भाई मेरे गाड़ी में बैठ जाओ, स्टेयरिंग पकड़ और चला", नहीं बोलता है। वो तुमको पहले गियर फंक्शन सिखाता है ना, कि भाई फर्स्ट गियर क्या होता है, सेकंड गियर क्या होता है, थर्ड गियर क्या होता है, न्यूट्रल में कब रहते हो, बैक गियर कैसे करना है ना। गाड़ी चलाने के टाइम पे सामने देखना चाहिए, कौन से एरिया को देखना चाहिए, कोई सामने से गाड़ी आ रहा है तो क्या करना चाहिए, पीछे से गाड़ी हॉर्न मारेगा तो क्या करना चाहिए। ये सब बात चलाने के बाद तुमको नहीं बोलेगा, वो पहले ही बोलेगा। यस और नो? एग्जैक्टली, ये जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वही है कि अकाउंटेंसी में जब हम लोग एक कंपनी का हिसाब किताब का गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, तो गाड़ी तो हिसाब रखना तो चालू हो जाएगा, बट हिसाब रख के क्या होगा, हिसाब रख के क्या होगा, हाँ, अच्छे से, ताकि बिजनेस का गाड़ी चल पाए। ठीक है, तो इसी बात पे बहुत सारा बात हो गया था सर। इवन मैं पूरा फ्रेमवर्क को समझाया था लास्ट क्लास कि सर प्रोसीडियर ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आपको ये बताया गया था कि सबसे इंटरेस्टिंग है जनरेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग बेसिकली रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग में बात किए थे कि अकाउंटेंसी जो है सर इसमें तीन मेन हिस्सा आता है, एक रिकॉर्डिंग वाला, एक क्लासिफाइंग करने वाला और एक समराइजिंग करने वाला। जिसमें रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है, जैसे बिजनेस पे कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी, हर दिन हम लोग मतलब जैसे मानो मैं आपको क्या बोलता हूँ सर, कि सुबह उठ के टूथपेस्ट से यूज करने से लेके रात को सोने के टाइम पे गुड नाइट जलाने तक जो भी करते हैं वो हर चीज एक लेन देन है। ऐसे बिजनेस के अंदर भी एक बिजनेस जब सुबह दुकान खोलता है, उस पॉइंट से लेके जब ऑफिस ऑफ करता है, उसके अंदर बड़ा डील छोटा डील होता है ना। बिजनेस क्या करता है, डील करता रहता है।
तो कभी डील हुआ ही नहीं है, कभी बस ऑफिस खोला, स्टाफ लोग चाय पिया और घर आ गया। तो क्या उस दिन बिजनेस में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ? हुआ है। किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है? हाँ, चाय पीने का ट्रांजैक्शन, एम्प्लॉय का बेनिफिट वाला, इसको हम लोग पेटी कैश बुक में एंट्री करते हैं, है ना। कैश बुक का एक एंट्री होता है, उसमें एक कैश बुक होता है, उसको बोलते हैं पेटी कैश। पेटी इन द सेंस छोटा 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 खर्चा को बोलते हैं पेटी। ठीक है, आगे आगे डिस्कस करूंगा, मैम भी करेंगे सर कैश बुक सिखाने के टाइम पे। तो क्वेश्चन उठते हैं कि बिजनेस का इंपॉर्टेंट हो अनइम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, जरूरत का हो बिना जरूरत का हो, कुछ ना कुछ खर्चा, कुछ ना कुछ लेन देन चलता रहता है। तो हर एक लेन देन को रिकॉर्ड करने का सिस्टम को कहते हैं रिकॉर्डिंग करना। तो रिकॉर्डिंग को क्लासिफाई किया जाता है नेचर के हिसाब से, उसको बोलते हैं क्लासिफाई करना, कि भाई ये एसेट टाइप का है कि लाइबिलिटी टाइप का है। कि जैसे मानो आप लोगों को 3 तरह का अकाउंट गोल्डन रूल के हिसाब से सिखाया जाता है ना, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट। फिर रियल अकाउंट में मेनली हम लोग एसेट कॉन्सेप्ट को डील करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में हम लोग एक्सपेंसेस एंड गेन्स वगैरह को, माने जो खर्चा या लॉस हो बिजनेस का, या फिर जो इनकम्स एंड गेन्स हो, उसको हम लोग डील करते हैं। और फिर सामने आ जाता है, अच्छा ये तो हो गया क्लासिफाई करने के टाइम पे रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट। फिर आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, नॉमिनल अकाउंट। ये रियल भी बोल दिया, नॉमिनल भी बोल दिया। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला, माने बिजनेस पे कोई कुछ दे रहा है कि बिजनेस से कोई कुछ ले रहा है ना। जैसे आप अगर बिजनेस को कैपिटल देते हो, है ना, तो जो जो कुछ दे रहा है बिजनेस को, उसको क्या करते हैं, गिवर के नाम पे क्रेडिट करवाते हैं, है ना। तो वो हर चीज को आपको आइडेंटिफाई करना होता है, यस ना। इसको गोल्डन रूल तो है ही, इसके साथ साथ मॉडर्न रूल का भी कॉन्सेप्ट आता है, जो आगे आगे डिस्कशन पॉइंट रहेगा सर। अभी तो मैं जर्नल नहीं सिखा रहा हूँ, ये सब टॉपिक जर्नल का टॉपिक नहीं है, ये सब अकाउंटेंसी का बेस बताया जा रहा है। फिर भी मैं क्लासीफाई करने का बात हुआ तो मैं आपको बताने का थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई करते हैं। आज क्या हो गया, सब चेंज करना पड़ेगा। और फिर जैसे जैसे मानो अगर गोल्ड मॉडर्न रूल का बात करें, तो मॉडर्न रूल बेसिकली 5 तरह का अकाउंट्स के बारे में बात करता है। क्या क्या, फटाफट बोलो। एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंडिचर, ड्राइंग्स, कैपिटल। वेरी गुड। मैंने बिजनेस करोगे तो एसेट का हिसाब करना है, बिजनेस करोगे लाइबिलिटी का हिसाब करना है, बिजनेस करोगे कैपिटल का हिसाब करना है, मैंने बिजनेस में कैपिटल ज्यादा है कि कम है, बिजनेस करोगे एक्सपेंस का हिसाब करना है, बिजनेस करोगे रेवेन्यू का हिसाब रखना है, बिजनेस करोगे विथड्रॉल का हिसाब रखना है। विथड्रॉल माने ड्रॉइंग्स बेसिकली, कि तुमने अपने पूंजी से पैसा उठा लिया, कि पूंजी में पैसा डाल रहे हो, सारा चीज। एक्चुअली ये विथड्रॉल या ड्रॉइंग्स जो है ये कैपिटल से ही कनेक्टेड है। अदरवाइज देखो तो बिजनेस में मेनली यही 5 चीज होता है, 1 2 3 4 5। इस 5 चीज के अलावा बिजनेस में और कुछ नहीं देखना होता है। आप मुझे बताओ ना, आप एक कोई भी बिजनेसमैन जिसको जो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, उनके पास एक पान वाला को जाके पूछो और रतन टाटा को जाके पूछो, दोनों का चिंता एक ही चीज को लेके। वो सोचता है कि भाई 5,000 टका का पान खरीद के लाया, कितना दाम पे मार्केट में बेचू और कितना जल्दी 5,000 टका मार्केट से वापस, मैंने जितना मैंने डाला था उससे ज्यादा मैं इनकम करूं। ये एक पान वाला का चिंता है। रतन टाटा क्या सोच रहे हैं, रतन टाटा सोच रहे हैं भाई इतना सारा गाड़ी का पार्ट्स खरीदा, इतना सारा गाड़ी का पार्ट्स खरीदा, गाड़ी बनाया, 5 करोड़ घुस गया, 5,000 करोड़ घुस गया, कितना जल्दी मैं मार्केट में गाड़ी बेच के 5,000 करोड़ से ज्यादा रिटर्न कमाऊं। एक पान वाला का बिजनेस करने का चिंता और रतन टाटा का बिजनेस करने का जो चिंता है, क्या इसमें कुछ फर्क दिख रहा है आपको? कुछ भी फर्क नहीं है। कोई बोलेगा सर कोई बात है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। सर आप बिजनेस करोगे तो पता लगेगा। स्टार्ट करो, एक छोटा सा दुकान ही खोल के दिखाओ, खोलो ना, मैं तो चैलेंज करता हूँ। एक छोटा सा दुकान कहीं पर भी, अपने होम टाउन में, गांव में, शहर में, एक दुकान खोलो और फिर आके मुझे 1 महीना चला के दिखाओ।
फिर आके मेरे को बताओ कि क्या क्या चिंता होता है बिजनेस में। जियो, किसी भी चीज पे अगर जियोगे तो पता लगेगा, मतलब नहीं तो मैं मेरा बात शायद पूरा पूरी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे मैं बोला ना कि अंबानी का चिंता और पान वाला का चिंता में फर्क नहीं है, किसी किसी को लगेगा हम लोग कहाँ चार्टर्ड बन के कॉर्पोरेट में जॉब करेंगे, हम लोग आपको पान वाले के साथ कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन यार कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि बिजनेस जो जो भी करता है वो भी उसको बेसिकली यही सब चिंता होता है, एसेट का, लायबिलिटी का, एक्सपेंस का, रेवेन्यू का। अब जितना चिंता है उतना अकाउंट है, जितना चिंता है उतना अकाउंट है। अकाउंट का दूसरा नाम है हिसाब भी होता है जैसे, और अकाउंट का एक नाम हिसाब है, दूसरा नाम कारण भी होता है। इंग्लिश में देखना कभी कभी ऐसा भी लिखता है कि कोई भी चीज जब होता है सेंटेंस में, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ दोस दैट, ऐसे करके बोलते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ मैंने इसके कारण नहीं होता है ना। तो ऐसे तो ये अकाउंट हिसाब वाला अकाउंट नहीं है, वो इंग्लिश में एक लैंग्वेज यूज करते हैं कि ड्यू टू, और ड्यू टू दैट अकाउंट, ठीक है, उसके इस काम करने के कारण ऐसा हुआ है। तो कभी कभी कॉज को समझाने के लिए भी अकाउंट वर्ड को यूज किया जाता है। और बिजनेस भी इस चीज को कैसे समझाने का कोशिश कर रहा है, भाई हमको क्या क्या चीज से गुजरना पड़ता है, उसी चीज को यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा, क्लासिफाई करेगा, समराइज करने का तरीके से, एक तरीके से, तरीका इन द सेंस कुछ मेथड फॉलो करके, जैसे कि जर्नल करना होता है, लेजर पोस्टिंग करना होता है ना, समराइज करके एसेट लायबिलिटी का एक डेटा बनाना होता है। मैं आप लोगों को लास्ट दिन समझाया था, आज क्या यहीं पर बजाएगा पूरा, सुबह से तो यहाँ पर बजा ही नहीं रहा था, सुबह से उधर ही बजा रहा था। अब जैसे पता लग गया हम लोग क्लास कर रहे हैं, अब आज तो कुछ बोल भी नहीं सकते। सुन लिया, मेरा बात सुन लिया, चलो। टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल, नहीं ऐसा तो नहीं है, उसका दो अलग है। एक टाटा मोटर डीवीआर बोल के चलता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट से चलता है, अलग करेगा बोल रहा था। पता नहीं सर, अभी तक तो वो न्यूज मेरे को मिला नहीं, अगर मिलेगा तो मैं पढ़ूंगा तो तेरे को भी बताऊँ। ये देखो सर, यहाँ पर मैं टाटा मोटर्स का जस्ट ऐसे ही रैंडमली पिक किया, ठीक है, कि टाटा मोटर्स यहाँ पर अपना इनकम, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया है। तो जब हम लोग समरी करते हैं ना, तो समरी करने के बाद बिजनेस अपना, ये सब ना जर्नल एंट्री करने के बाद आता है सर। ये जो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सब जर्नल लेजर करने के बाद आता है। इसको फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। कंपनी लेवल में इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंपनी लेवल में इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और नॉर्मल बिजनेस के केस में बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। छोटा मोटा बिजनेस के केस में क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट्स। तो कोई भी छोटा मोटा बिजनेसमैन है ना सर, वो भी तो अकाउंट्स बनाता है, जर्नल करेगा, लेजर करेगा, ट्रायल बैलेंस करेगा, है ना, और फिर जाके जो बनेगा उसका वो क्या है? फाइनल अकाउंट। ये सब बात मैं लास्ट क्लास में भी किया था, कि क्या था कि नहीं किया था? हाँ, लास्ट क्लास में भी ये सब बात किया था मैंने। तो उसमें देखो इनकम स्टेटमेंट आया, बैलेंस शीट आया, कैश फ्लो आया, ये सब फाइनल ही आता है, ये पहले नहीं आता। पहले आपको जर्नल लेजर सब कुछ करना है, फिर जाके ये आता है। और इसके चक्कर में ही पूरा 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 का पूरा अकाउंट्स का जिंदगी ही खत्म हो जाता है। मैंने जो लोग अकाउंटेंट, आप लोग आगे जाके काम करोगे ना, आपका जिंदगी इसी के पीछे ही शुरू, इसी में खत्म। करना ही क्या है आगे जाके? कंपनी का इनकम स्टेटमेंट रेडी करना, कंपनी का बैलेंस शीट रेडी करना, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी करना। सर रेडी क्यों करते हैं? एक अकाउंटेंट इसको क्यों रेडी करता है? क्योंकि देयर आर सम, देयर आर सम पर्संस, या फिर देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस जो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करता है। समझ में आ रहा है सर? तेरे को नींद आ रहा है क्या? तेरे को नींद आ रहा है? हाँ, थोड़ा पानी पी ले बाबा। एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, माने ये जो जिसने अकाउंट, मानो कंपनी का अंदर वाले जो लोग हैं उसको बोलते हैं अकाउंटेंट, ठीक है। कंपनी के अंदर का जो लोग उनको बोलते हैं अकाउंटेंट। वो लोग क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा, क्लासिफाई करेगा, समराइज करेगा। जो कंपनी के अंदर काम करता है, जिनको हम लोग कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी का कॉस्ट अकाउंटेंट ऐसे बोलते हैं।
और ये जो भी इंफॉर्मेशन को बंदे ने रेडी किया ना कंपनी के अंदर रह के, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी हो, चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनी, या फिर एक छोटा सा पान वाला का भी अकाउंट हो सकता है। पान वाला बोलने से इतना छोटा मत समझो, ऐसा ऐसा पान वाला है ना, करोड़ों का बिजनेस करता है। खेती नहीं, खेती तो अलग है। पान का खेती बंगाल में बड़ा अच्छा होता है, बनारस में बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। मैं सिंपल पान का दुकान बोल रहा हूँ। एक कास्ट है सर, कास्ट से बात नहीं करना चाहिए, बट एक टाइटल सरने में, मैं कोलकाता में बहुत जगह में देखा हूँ, चौरासिया बोल के एक सरनेम होता है। मोस्ट प्रोबेबली उत्तर प्रदेश, बिहार साइड में ये टाइटल ज्यादा देखने को मिलता है, चौरासिया। कोलकाता के अलग अलग मोड़ में, कोलकाता का जो कोई भी चौराहे होता है ना, मानो कि एक चार माथा मोड़ है, वहां पर तुमको एक टॉप क्लास पान का दुकान दिखेगा, और उसमें से एक पान का दुकान तुमको चौरासिया पान भंडार बोल के दिख ही जाएगा। पता करोगे तो शायद एक ही फैमिली ग्रुप का हो जाएगा। अगर उनका तुम ओवरऑल प्रॉपर्टी का हिसाब लगाओगे तो शायद करोड़ों का प्रॉपर्टी है उनका। और सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, कोलकाता इंडिया के हर एक बड़े शहरों में उनका हर चौराहे पे जो कॉर्नर वाला दुकान होता है जिसमें सिगरेट पान पत्ता सब मिलता है, शायद उन्हीं फैमिली का होता है। मैं एक दिन मैं कोशिश कर रहा था थोड़ा सा बातचीत में कि ये चौरासिया क्या सब एक ही चौरासिया है कि अलग अलग चौरासिया है, तो पता चला कि अलग चौरासिया भी हो सकता है। पर एक केस में मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके पता किया था कि सब ताऊजी, वो होता है ना, यानी काका जेठा सब ऐसा मिला जुला के है, ठीक है। इसका मतलब कोई कमती नहीं है, पान वाला बोलने से आप उसको कमजोर सोच रहे हो। अच्छा, अब बात है सर, ये तो कंपनी के अंदर का लोग अकाउंट्स को बना लेगा रिकॉर्ड करके, जिसका प्रोसेस में जर्नल लेजर वगैरह आता है, जो मैं अभी रिसेंटली एक बार कंप्लीट किया, वापस करूंगा स्टार्ट, तो फिर से एक बार हो जाएगा। जिनका वीकनेस है वो कर लेना, और जिसको अकाउंट्स नहीं पता वो कर लेना। ये क्लास का मेन पर्पस क्या है जानते हो? इस क्लास का मेन पर्पस है, अगर किसी ने अकाउंट सीख के भी आया है, वो अपने अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप कर ले। जिसको अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पता वो अकाउंट सीख ले, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं वो भी सीख ले। और इंटरेस्टिंगली सभी के सिलेबस में है। नॉर्मली ये सब लोग पढ़ता नहीं है या पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन मैं इस क्लास को इसीलिए ओपन करके रखा हूँ सैटरडे वाला एक डेट देके, ताकि अकाउंट्स के बारे में लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और एग्जाम में जब कॉन्सेप्चुअल सवाल करे तब उनको दिक्कत ना हो। और आगे जाके जब एडवांस टॉपिक पढ़े जैसे मैम कराते हैं ना, तो वो सब टॉपिक में आपका कॉन्सेप्चुअल दिक्कत ना हो, तो ये हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग तो कंपनी के अंदर के अकाउंटेंट करते हैं। मैसेज को बहुत नींद आ रहा है। हाँ, बहुत नींद आ रहा है, मैं देख रहा हूँ तेरे को उबासी आ रहा है। थोड़ा सा पानी पी ले सर, या तो मुंह में पानी दे थोड़ा सा बाहर जाके, या फिर यहाँ पर बेसिन में हल्का हल्का करके आंख में डाल ले। यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अब जितना सारा अकाउंटिंग डेटा बनाया जा रहा है, जितना सारा अकाउंटिंग डेटा बनाया जा रहा है, वो अकाउंटिंग डेटा को यूज कौन करता है? जो कंपनी के साथ बिजनेस करता है। तुम अगर कंपनी के साथ डील करते हो, तो तुमको कंपनी के बारे में जानना है, तो क्या जान के पता चलेगा कि कंपनी का सिचुएशंस क्या है? माने तुम जिसके साथ बिजनेस करने जा रहे हो, उनका बिजनेस सिचुएशंस का पता कैसे कर पाओगे? थ्रू, go through their accounting details, है ना, through their balance sheet, through their income statement, through their cash flow statement, है ना। तो इसी काम को बोलते हैं एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना। अगर आपको अकाउंट्स कम्युनिकेट ही नहीं कर पाया तो अकाउंटेंसी करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे अभी जो आपको मैं टाटा मोटर्स का जस्ट ऐसे ही दिखा रहा था आपको, ठीक है, रैंडमली मेरे को मिला था कि टाटा मोटर्स का रेवेन्यू देख के, टाटा मोटर्स का एबिटा देख के, मैंने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स देख के, पीबीआईटी देख के, पीबीटी देख के, नेट इनकम देख के, बिजनेस का ग्रोथ का समझ अगर आपको नहीं होता है, जैसे अगर आप देखो ये टाटा मोटर्स है ना, ये देखो टाटा मोटर्स का नेट इनकम 2022 में नेगेटिव में चला गया था, देख पा रहे सर? 11,400 करोड़ का नेगेटिव। पता है सर इसका रीजन क्या था? उससे पहले साल में देखो 13,000 करोड़ का नेगेटिव, उससे पहले साल में देखो 12,000 करोड़ का नेगेटिव, और 2020 में टाटा मोटर्स का शेयर का दाम 100 रुपए के भी नीचे चला गया था। 2020 में टाटा मोटर्स का शेयर का दाम 100 रुपीज के भी नीचे चला गया था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उस टाइम पे मैं खरीदा था सर।
कंपनी 12,000 करोड़ लॉस में चल रहा है और आपने शेयर खरीद लिया। अरे मैं क्या, जो भी समझता है वो जरूर खरीदा है और आज अच्छा पैसा पैसा भी कमा लिया है सर। मतलब आप भी कमाए हो, क्यों नहीं कमाएंगे सर? जब खरीदा है तो ऑब्वियसली कमा लेते हैं इंसान। सर अब मैं आपको मजाक नहीं किया। देखो 2020 2020 में कंपनी का शेयर 100 के भी नीचे था। देखो क्या कहाँ था, ये देखो यही अप्रैल महीने में, इसी अप्रैल महीने में, आज भी अप्रैल है, इसी अप्रैल महीने में 76 टका का दाम चल रहा था 2020 में। कितना दिन हुआ सर, कितना साल हुआ? 4 साल। 2020 में एक तो कोरोना था, कोरोना में सिर्फ टाटा नहीं सभी का बिजनेस गिरा था, लेकिन टाटा मोटर्स का बिजनेस जरूरत से ज्यादा खराब हालत में चल रहा था। सर व्हाट इज द रीजन, डू यू नो? हाँ सर, शेयर में पैसा लगाने से पहले मैं रीजन पता करता हूँ। और मैं क्यों, कोई भी एनालिटिकल बंदा करेगा। हाँ हाँ, वेरी गुड सर, वेरी गुड, पकड़ लिया बंदा ने। ठीक है, अपडेटेड हो रहा है आजकल, सब आगे निकल रहा है। सर एक्चुअली इसके ऊपर रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा काम किया है। इसको बोलते हैं, चीफ को क्या बोलता है? इसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। लग्जरी कार में होता है। टाटा मोटर्स का मेन बिजनेस का सबसे बड़ा पैसा आता है जैगुआर एंड लैंड रोवर से। टाटा मोटर्स का बिजनेस का सबसे बड़ा हिस्सेदारी जो आता है, पैसा आता है, मैंने बिजनेस का जो रेवेन्यू का मेन ग्रोथ होता है वो जैगुआर एंड लैंड रोवर से आता है। गाड़ी के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग, है ना? तो जैगुआर, लैंड रोवर, रेंज रोवर, ये सभी टाटा का गाड़ी है। तो ये लैंड रोवर, रेंज रोवर, जैगुआर, ये सब गाड़ी इंडिया में उतना नहीं बिकता। इसका ज्यादातर मार्केट अमेरिका में है, चाइना में है, यूरोपियन कंट्रीज में है। तो फिर सर मार्केट है तो फिर बिजनेस का हालत खराब क्यों? क्योंकि दुनिया भर में सेमी कंडक्टर का क्राइसिस हो गया था। एक लग्जरी कार के अंदर जो ऑटोमेशन होता है, वो ऑटोमेशन के लिए सेमीकंडक्टर चाहिए होता है। और जिसके कारण गाड़ी का मेन बिजनेस है, माने लग्जरी कार का या महंगा कार का, ऑलमोस्ट जिसका दाम मिनिमम स्टार्टिंग होता है 20 लाख ऑनवर्ड्स, 15 लाख ऑनवर्ड्स, उसका सेमीकंडक्टर का मार्केट डिमांड सप्लाई इशू, जो टाटा मोटर्स को मार्केट में ऑर्डर लेने में प्रॉब्लम कर रहा था। माने डिमांड तो है पर वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो क्या हो रहा है ना, डे बाय डे उसका बिजनेस पे प्रॉब्लम क्या दिख रहा है सर, कि उसका सेल डिटोरिएट हो रहा है। ये देखो रेवेन्यू देखो, 2,64,179 का रेवेन्यू, लेकिन खर्चा बढ़े जा रहा है। माने जब सेमीकंडक्टर का क्राइसिस है तो जितना भी मार्केट में मिल रहा है वो बहुत महंगा मिल रहा है। सर सेमीकंडक्टर कौन बनाता है? सर सेमीकंडक्टर बनाने वाला वर्ल्ड में कंपनी का संख्या बहुत कम है। अगर आप थोड़ा गूगल करोगे, रिसर्च करोगे, ये सब अलग टाइप का बात हो जाता है। मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं जाना चाहता क्योंकि क्लास अकाउंट्स बेसिक का है। और नहीं तो ये सब क्या हो जा रहा है ना, मेरा बात करने का तरीका ये हो जा रहा है सर, केस स्टडी, स्टॉक मार्केट केस स्टडीज क्लास हो जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा पा रहा। ठीक है, थोड़ा सा रोक रोक के बात करूंगा, नहीं तो हर बात में डिटेल्स जाएंगे तो केस स्टडीज क्लास हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में इस तरह का केस स्टडीज करना पड़ता है। मैं लेकिन मेरा मुद्दा क्या रहेगा, अकाउंट्स में ही है। ठीक है, मैं ज्यादा इधर उधर नहीं जाऊंगा सर, लेकिन फिर भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजर्स कौन होता है और क्यों होता है। अब जब कोई भी टाटा मोटर्स पे पैसा लगा रहा था, ऑब्वियसली कोई भी बंदा, आम आदमी जिसको नॉलेज नहीं है, या अगर नॉलेज है भी, 12,000 करोड़ लॉस वाला कंपनी में ऑब्वियसली कोई पैसा लगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको डर है कि भाई अगला साल क्या होगा, उसके बाद वाला साल क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो लॉस में जा रहा है और लॉस में जाएगा तो शेयर का दाम और खराब होगा। तो फिर हम काय को डालें? लेकिन सर 2020 के बाद धीरे धीरे ये मार्केट धीरे धीरे ठीक होने लगा। इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है ताइवान में। ताइवान कहाँ है? चाइना के नीचे एक कंट्री आता है सर, ताइवान बोल के, ठीक है? हाँ, नहीं सर, जापान में नहीं है, ताइवान इज ए कंट्री नियर चाइना। देखो मैं दुनिया घुमाने, इसीलिए मेरे को दुनिया घुमाना पड़ता है। मैं दुनिया घुमाना नहीं चाहता आप लोगों को, ठीक है? अब कंट्री दिखाने के लिए मेरे को दिखाना पड़ता है। चाइना के नीचे ताइवान, 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 ये रहा हांगकांग, ये रहा ताइवान, दिख रहा है? ये अलग सिटी है सर, जापान इधर है, ये रहा जापान, दिख रहा है सर? यहाँ पर है ताइवान, ये देखो, यहाँ पर सबसे ज्यादा बनता है क्या? सेमीकंडक्टर। और जितना बनता है यहीं पर बनता है, और इसका मेन जो टेक्नोलॉजी है
वो एक यूरोपियन कंट्रीज का है, फिनलैंड मोस्ट प्रॉब्ली। थोड़ा गूगल करोगे तो और पता लग जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है सर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात करें आपसे कि रिसेंट लास्ट बजट में करंट गवर्नमेंट ने बोला कि सेमीकंडक्टर अब इंडिया में बनेगा, और उसके लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी गवर्नमेंट रेडी करने के लिए जी जान लगा दिया। कार्स का जो ऑटोमेशन चलता है सर, लग्जरी कार में जो फीचर्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर के बिना कैसे चलेगा? ये जो चिप है ना, ये देखो ना क्या लिखा है, सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल्स व्हिच हैव ए कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। मैं फिजिक्स टीचर नहीं हूँ, ठीक है, इतना नॉलेज मेरे को नहीं है, इसलिए मैं आपको हर बात समझा नहीं सकता, ठीक है। ठीक है, बट क्या लिखता है कि सेमीकंडक्टर्स कैन बी प्योर एलिमेंट्स सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम, और कंपाउंड सच एज जेलियम आर्सेनाइड और कार्डमियम सेलेनाइड। बेसिकली मैं जितना समझता हूँ थोड़ा बहुत, इसके ये एक्चुअली एक मेमोरी है, जिस मेमोरी के अंदर सारा माने फीचर्स सेट किया जाता है। और ये बेसिकली जैसे हमारे मोबाइल में भी सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन में मेमोरी होता है। अगर सिलिकॉन में मेमोरी ना होता ना तो ये मोबाइल फोन यूज ही ना करते हम। ये मेमोरी के कारण ही यूज कर पाते हैं, जो इतना सारा चीज स्टोर करके रखते हैं, जब भी जो पूछो वो जवाब दे देते हैं, वो सिलिकॉन के कारण होता है, ठीक है। तो ये इसी के कारण तो कंप्यूटर वर्ल्ड या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड इतना पॉपुलर हुआ है। और अमेरिका में जिस जगह के कारण इसका हुआ है, उस जगह का नाम सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ये जगह अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास आता है। और आज के डेट में वर्ल्ड का सारे बड़े बड़े स्टार्टअप उसी एरिया में बना है। ट्विटर से लेके फेसबुक से लेके जो भी सब स्टार्टअप का नाम लोगे वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलर हुआ है, सिलिकॉन वैली में हुआ है। और उसी सिलिकॉन वैली के साथ कंपेयर करके, उसी सिलिकॉन वैली के साथ कंपेयर करके इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर, क्योंकि इंडिया में सबसे अच्छा स्टार्टअप सिस्टम मैंने बिजनेस करने वाला सिस्टम बैंगलोर में है। क्यों? क्योंकि सर हमारे यहाँ पर जैसे बिहार में, बंगाल में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, जब लोगों को सिर्फ चाकरी चाय करते हैं ना, ठीक है, बैंगलोर में लोग चाकरी चाय नहीं करता है। वहां पर तुम एक पान की दुकान में खड़े रहोगे, एक कैफेटेरिया में खड़े रहोगे ना कुछ बंदा कुछ ना कुछ करने का सोच रहा है, कुछ इनोवेटिव करने का सोच रहा है। वहां का सोच ऐसा है, एवरीबडी इज इनोवेटिव। दे आर नॉट लाइक रट्टू तोता। वो सिर्फ किताब पढ़ता है नॉलेज लेने के लिए, उस किताब को रट के उनको नौकरी नहीं चाहिए। আমাকে सरकारी चाकरी दाव करके वो लोग नहीं चिल्लाते। इसीलिए बेहतरीन से बेहतरीन स्टार्टअप इकोसिस्टम कोई सरकार बोलने से या मोदी जी चिल्लाने से नहीं हो सकता, वहां का लोकल के कल्चर पे बिलोंग करता है। समझ रहे सर? अब छोड़ो, बह जाऊंगा ये सब बातों पे, वापस आने दो अकाउंटेंट से। समझ रहे, एक बात से हजारों बात आ जाता है। तेरा नींद गायब कर दूंगा, इतना चिल्लाऊंगा। सुनो, सेमीकंडक्टर देखा। अब पॉइंट इज ये सेमीकंडक्टर क्राइसिस इसका पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को गड़बड़ कर दिया। किसका? टाटा का। और फिर शेयर का दाम भी बिलो 100 आ गया। लेकिन सर जब इन्वेस्ट किए, क्या सोच के इन्वेस्ट किए? क्योंकि हमको पता है, या हमको क्यों, बहुत लोगों को पता है कि टाटा जैसे कंपनी इतना जल्दी हार मानने वाले में से नहीं। आज नहीं तो कल सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और जब सॉल्व होगा कोरोना भी जाएगा, मार्केट डिमांड वापस आएगा, ठीक है। क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर टाटा का ओरिजिनल कंपनी कभी नहीं था। वो तो टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर को बाद में परचेज किया, यूरोपियन कंपनी। तो जो जैगुआर लैंड रोवर जैसे कंपनी को परचेज कर सकता है, उसका मार्केट पे तो वो डाउन तो होने नहीं देगा, ऊपर से इसका मार्केट वापस आएगा। और देखते देखते 4 साल में शेयर का दाम 100 रुपये से 1000 टका में पहुंचा। नाउ लुक एट दिस, जब 1000 में शेयर का दाम पहुंचा, तब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या कर रहा था? रेवेन्यू से क्या डिनोट करता है? देखो भाई, मैं आपको कहानी जरूर सुना रहा हूँ, पर हर एक कहानी के पीछे हिसाब छुपा हुआ है। कोई सोचेगा कहानी है तो कहानी, कोई सोचेगा भाई कहानी पे कुछ हिसाब छुपा है तो हिसाब। सोचने वाले के अपने अपने सोच के ऊपर है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको जैगुआर लैंड रोवर का कहानी बता रहा, और इधर बिजनेस का रेवेन्यू डे बाई डे बढ़ता गया। 2,64,179 करोड़ से 2023 आते आते 3,52 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो गया। वही सोच, जो सोच मैंने सोचा था, जो सोच और भी एनालिटिकल लोगों ने सोचा था कि इसका बिजनेस आगे जाके बढ़ेगा गिरेगा नहीं। समझ रहे सर? और वही सोच क्या हो गया सर, ट्रू। और इसके साथ साथ रेवेन्यू जैसे बढ़ा,
रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस किया, तो धीरे धीरे जो बिजनेस लॉस में चला गया था, जो बिजनेस लॉस में चला गया था, वो बिजनेस अभी 2500 करोड़ के प्रॉफिट में आ गया। इसका मतलब एनालिसिस सही है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको क्या बताता है? बिजनेस का ग्रोथ बताता है, बिजनेस का वैल्यू बताता है। क्या ये बिजनेस हमेशा लॉस में चलता था? नहीं। अगर तुम उसकी पुराना डेटा देखो, देखो 2018 में देखो, 2017 में देखो, 15 में देखो, प्रॉफिटेबल था। 15,000 करोड़, 13,000 करोड़ का नेट इनकम। लेकिन 2018-19 के बाद से, 19 के बाद 20 में एक्चुअली कोरोना टाइम के एक्चुअली मेन कारण है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो गया, रॉ मटेरियल का सप्लाई, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, और चाइना साइड में तो कोई नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि कोरोना का फ्लो वहां से हुआ था। समझ में आ रहा है ना सर? तो ये सब इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझ पाओगे तो अकाउंटिंग इम्पैक्ट भी समझ पाओगे। और अगर अकाउंटिंग इम्पैक्ट समझ पाओगे तो अपना छोटा पान का बिजनेस हो या टाटा मोटर्स जैसा कॉर्पोरेट बिजनेस, हर बिजनेस पे अपना खेल खेल सकते हो। देखो भाई, अपना आइडिया को बड़ा करो। छोटा आइडिया में छोटा रह जाता है इंसान, आइडिया छोटा बड़ा नहीं होता। पर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना? सिंपल बात है कि ये जो एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये तीन चीज आप जितना ट्रांसपेरेंट वे से समझ पाओगे उतना बढ़िया है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने देता है ना एग्जाम में या इंस्टीट्यूट से, या जब हम लोग टेस्ट लेते हैं, तो उस क्वेश्चन का मतलब सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करके पास होना नहीं है। उस क्वेश्चन का आंसर करके उसको इंटरप्रेट करके बिजनेस का सिचुएशन को पता करना है। अगर आपका पढ़ाई का लेवल ऐसा रहेगा तो आगे का हर एक चीज आप उसी तरह से सॉल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं कि बस ये क्वेश्चन सही हो जाए, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव नॉर्मली क्या रहता है स्टूडेंट का? बस ये क्वेश्चन बस सही हो जाए। ये क्वेश्चन, तुम्हारा सोच बड़ा करो यार। क्वेश्चन सही के चक्कर में तुम चीज को सीख ही नहीं पा रहे हो। और क्यों नहीं सीख पाते लोग? क्योंकि घर पे पढ़ता नहीं है। क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि सीखने का इच्छा नहीं है, लिमिटेड सोच के साथ। अनलिमिटेड सोच आपको लिमिटेड ही रख लेगा। जो भी हो, मैं आप लोगों को डांट नहीं रहा हूं, बट अकाउंट बनाना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी काम होता है। हेलो, अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, ये तो टैली वाले भी कर सकता है। जो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट पढ़ने का जरूरत नहीं है, सीएस बनने का जरूरत नहीं है। आसपास में बहुत सारे छोटा छोटा इंस्टीट्यूट बना है, टैली एकेडमी, ये एकेडमी, वो एकेडमी, वहां पर जाके टैली का एक कोर्स कर लो। 25,000 30,000 लेगा, फिर किसी ना किसी छोटा कंपनी, बड़ा कंपनी में 8-10 हजार का नौकरी दे देगा। तब भी आप अपने आप को अकाउंटेंट बोल सकते हो, बट आप एक्चुअल में अकाउंटेंट नहीं हो। आप तब क्या बनोगे? डेटा एंट्री ऑपरेटर। कोई भी काम छोटा नहीं होता, धंधे से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, ठीक है? लेकिन कहने का मतलब है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर और अकाउंटेंट में फर्क बस इतना होता है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर रिकॉर्ड कर सकता है, क्लासिफाई भी कर सकता है, समराइज भी कर सकता है, पर एनालाइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट नहीं कर सकता। यही एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को या बुक कीपर को अकाउंटेंट से अलग करता है। समझ में आ रहा है सर? हाँ। अच्छा, बाकी ये बात लास्ट क्लास में भी मैं बोला था, आज मैं फिर से बोला। देखो यहाँ पर ना कुछ छोटा छोटा मैथमेटिकल एग्जाम्पल दिया है, ऑनलाइन में एक बार पूछते हैं, नहीं तो बोलेगा सर हम लोग क्या है, पूछ ही नहीं रहे आप। ए सबे বুঝতে পারছে আমার কথা? हेलो, हाँ सर। बाकी लोगों को नहीं आ रहा है क्या? सिर्फ भूमि सर को हाँ समझ सर। में? ओके विजित, ओके ऋषिता, मानसी, ठीक है। चलो अभी कुछ धीरे धीरे आप लोग कुछ प्रैक्टिकल बात भी करते हैं आपसे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, बोलते हैं कि एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट 2 लाख फॉर रनिंग अ स्टेशनरी बिजनेस, ठीक है? On 1st January, he purchased goods for rupees 1,15,000 and sales for rupees 1,47,000 during the month of January. He pays shop rent for the month of 5,000 and finds that still he has goods worth rupees 15,000 in hand. The individual performs an economic activity. Individual जो है वो क्या किया? Economic activity perform किया। और ये हर एक केस में आपको बोला ना, मेरे लैंग्वेज में, सुबह उठ के ब्रश करने से लेके, टूथब्रश से लेके
रात को सोने तक हर काम ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ खरीदते लेते हैं, एक्सेप्ट माँ का प्यार, बीवी का प्यार, दोस्त का दोस्ती, उस पर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है सर। क्यों? माँ जो इतना प्यार करते हैं, कुछ देते हो क्या माँ को? हाँ, आप पापा भी है, चलो यार ठीक है, पापा भी है, माँ पापा पे इंक्लूड है सर। माँ बोला तो फिर पापा ऑटोमेटिक है, पेरेंट, इसीलिए पेरेंट्स बोले, माता पिता, चलो ठीक है। ठीक है, जिसका पापा से ज्यादा लगाव है वो सोच रहे मेरे पापा का नाम नहीं लिया। ठीक है, पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा। अच्छा रिलेशन में पापा के साथ क्या बनता नहीं? हाँ समझ गया सर, ज्यादातर ऐसा ही चलता है, और ऐसा होना भी चाहिए, पापा से थोड़ा डरना भी चाहिए। अच्छा, तो बेसिकली 2 लाख टका तुमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, देखो एक सिंपल पान वाला बिजनेस की तरह ही है। ठीक है, 2 लाख बिजनेस पे, स्टेशनरी बिजनेस के लिए आपने इन्वेस्ट किया। 1 जनवरी को आपने 1,15,000 का गुड्स खरीदा, फिर आपने 1,47,000 1,47,000 का सेल किया। मंथ ऑफ जनवरी ही पेज शॉप रेंट फॉर दिस मंथ 5,000, फाइन टिल ही हैज गुड्स आउट रुपीज 15,000 इन हैंड, और उसके दुकान में भी 15,000 का गुड्स पड़ा हुआ है। द इंडिविजुअल परफॉर्म्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ही कैरीज ऑन ए फ्यू ट्रांजैक्शंस, he carries on a few transactions and encounters with some events। इसमें क्या हुआ सर, वो कुछ ट्रांजैक्शन के साथ एनकाउंटर किया, एनकाउंटर माने रूबरू होना या फिर कनेक्टेड होना, ठीक है, और कुछ इवेंट, इवेंट माने कुछ घटना घटा। ठीक है, यही सब घटना आगे जाके अकाउंट्स को बनाता है सर। इज इट नॉट लॉजिकल दैट ही विल वांट टू नो द रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटी? मैंने उसने जो कुछ भी किया, क्या इसका एक फाइनेंशियल सिचुएशंस क्या है, क्या इसको जानना अच्छा होता है ना सर। जैसे मानो यहाँ जो पूजा हुआ है, इस पूजा में बहुत दिनों से कम 1 हफ्ता से पंडाल बना हुआ है, इतना सारा पंखा बांधा के रखा है, आप लोग देखे होंगे, और ऑल टाइम चल रहा है। पूजा का मंदिर स्थापना हुआ है, और ये सभी काम यहाँ का जो लोकल पॉलिटिकल लीडर है उन्होंने किया है। ठीक है सर, पब्लिक से चांदा नहीं मांगा गया, तो क्वेश्चन उठता है, जब पब्लिक से चांदा नहीं मंगवाया गया और मंदिर बना, और भी सुंदर मंदिर बना, हमारे गली में बना है सर, आप लोगों में से जो लोग नहीं देखा जरूर आके देख लेना जब क्लास आओगे। शीतला माता का मंदिर बना है, पूजा है, आज चल रहा है। ना क्वेश्चन उठता है, ठीक है सर, माता का पूजा श्रद्धा के साथ, ठीक है, रिचुअल्स के साथ होना चाहिए, वो हो रहा है, ठीक है, बट इस पूजा में जो खर्चा हो रहा है, क्या इसका हिसाब नहीं करना चाहिए? हाँ, फ्री में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर पब्लिक से चांदा नहीं लिया जा रहा है, तो जो लोकल नेता है या जो भी काउंसिलर है, एमपी है, एमएलए है, क्या वो लोग अपने पॉकेट से कर रहे हैं? क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर रहे, बट आई हैव ए डाउट। तो अगर ये मंदिर बन रहा है, या फिर जो जो कुछ भी यहाँ पर खर्चा हो रहा है, इसका एक पूरा अकाउंटिंग हिसाब होना चाहिए। आखिर अगर ये पैसा अपने पॉकेट से तो कोई भी नहीं करेगा, तो फिर बाकी पैसा किसका है? पब्लिक का, टैक्स का है। मेरे हिसाब से अगर ट्रांसपेरेंसी बनाना चाहिए, क्योंकि ये सब पब्लिक का टैक्स का पैसे से ही काम हो रहा है, तो जो भी खर्चा तुम इसके पीछे कर रहे हो ना, उसका एक पूरा डिटेल्स लिस्ट छपवा दो, कि इस मंदिर को बनाने के लिए हमको ये खर्चा करना पड़ा, हमारा ये चीज हुआ है, और ये पब्लिक डोनेशन, पब्लिक के टैक्स के पैसे से ही बनाया गया है। अगर ट्रांसपेरेंसी बनाना होता है तो ऐसे ही करना चाहिए, फिर पब्लिक को भी पता लगेगा कि कहाँ क्या खर्चा हुआ है, नहीं हुआ है, तब ना देश आगे बढ़ेगा। जिस दिन देश में ही हर चीज का प्रमाण, अकाउंटिंग सिस्टम, अच्छा मैं आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, अकाउंटेंसी फिर क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, पॉलिटिकल बात करके आपका कनेक्शन लेना चाहता हूँ, इसलिए पॉलिटिकल बात कर देता हूँ, क्योंकि ये हर जगह में होता है। कोई नेता आके कुछ भी कर रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, ऐसा नहीं। नेता जो कुछ भी कर रहा है, क्या उसका हिसाब दे रहे हैं आप? क्योंकि नेता का कुछ नहीं होता, नेता भिखारी होता है। नेता बस हम लोगों को सर्विस देने के लिए वो काम को चुना है, उसको वो काम आता है, वो एक सर्विस है, वो कोई पैसा नहीं है। राजनेता होना कोई माने कोई बिजनेस नहीं है, राजनेता होना एक सर्विस का काम है। पॉलिटिक्स में आके लोग नॉर्मली आज के डेट में 2 कारण में पॉलिटिक्स में आते हैं, या तो बहुत सम्मान मिलेगा, लोग डरेगा, ठीक है, या फिर काफी पावर मिलेगा पैसा का, या फिर इसका, ये 2 कारण है, पॉपुलैरिटी एंड पैसा। लेकिन ये दोनों ही कारण राजनीति में आने का मेन रीजन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ओरिजिनली नहीं हो सकता। बाकी क्या हो रहा है वो सबको दिख रहा है, सब सब जानते हैं।
पर ओरिजिनलिटी ऐसा नहीं। नेता इसलिए ना, नेता का नाम बोलने से बार बार भगत सिंह, नेताजी इन्हीं का नाम, क्योंकि ये कुछ लिया नहीं, सिर्फ दे के चला गया। समझ रहे सर? इसलिए हिसाब इंपॉर्टेंट है। जब भी नेता हिसाब नहीं दे रहा है, अकाउंटेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिजनेस के लिए भी, पॉलिटिक्स के लिए भी, हर चीज के लिए। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का एक इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन कर दिया। एसबीआई के थ्रू से इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रहा था। सबसे ज्यादा बेनिफिट बीजेपी को मिला था, 6000 करोड़। सेकंड बेस्ट बेनिफिट ममता दीदी को मिला था, कम से कम 1700 करोड़ के आसपास। हाँ, वही कम से कम 1500 करोड़ के आसपास, सेकंड बेस्ट। ठीक है। और इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन तो किया, और फिर उसके बाद काफी लोग बोल रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू से हुआ है, और स्टेट बैंक तो फिर सबका नाम क्यों नहीं बाहर कर रहा है? तो बोलने के बाद कुछ नाम बाहर किया। ठीक है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ट्रोल कर रहा था, बीजेपी का चमचा बोल के। क्यों 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 बोल रहा था? अकाउंट, किस बात के लिए बोल रहा था? हिसाब दो, किसका पैसा कौन दिया, कब दिया। हिसाब क्यों इंपॉर्टेंट है? हिसाब, हिसाब लेके ही मारपीट है। अरविंद केजरीवाल साहब जेल में गया है, प्रूफ नहीं हुआ। प्रूफ होने के बाद ही पता चलेगा। उन्हीं का पार्टी का एक दूसरा लोग, संजय सिंह जी, जेल से बाहर आ गया, 6 महीना जेल में रहा। उनके अगेंस्ट में कुछ भी पैसा लेने का, घूस लेने का प्रमाण नहीं मिला। तो प्रमाण नहीं मिला, इसका मतलब अकाउंट्स। बात समझ में आ रहा है? करीब 4-5 लोगों को जेल में डाला गया, एक ही छूटा अभी तक। बाकी वो भी छूट सकता है, लेकिन अगर हिसाब क्लियर है तो फिर छूट जाएगा। अगर हिसाब क्लियर नहीं है तो फिर छूटेगा नहीं। समझ रहे सर? अकाउंट्स, अकाउंट्स इज एवरीथिंग। ये इंसान को भगवान भी बना देता है, और भगवान को नहीं, इंसान नहीं बनाएगा, भगवान तो भगवान ही रहेगा। We see that individual who runs the stationery business earned surplus of 42,000। देखो, इतना सारा कारनामा किया, 2 लाख, 1,15,000, 1 लाख, 1,47,000, 15,000, इतना सारा कारनामा किया। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे 42,000 उसके पास पड़ा हुआ। गुड सोल्ड 1,47,000, गुड्स इन हैंड 15,000। कैसे? मैंने बेसिकली 1,47,000 का गुड्स बेचा। ठीक है, गुड्स इन हैंड हुआ 15,000, क्योंकि इसने बोला था कि इतना सारा चीज करने के बाद उसके पास 15,000 का गुड्स पड़ा हुआ है। तो 1,47,000 का गुड्स उसने बेचा था, और अपने हाथ में अभी भी 15,000 का गुड्स है। तो टोटल कितना गुड्स उसने, उसके पास था? कितना गुड्स उसने एक्चुअल में खरीदा था? 1,62,000। ये तो कोई भी बच्चा भी समझ जाएगा। सर, इसमें और एक चीज बोला है कि उसने 1,15,000, देखो, उसने 1,15,000 का गुड्स परचेज किया था। तो 1,15,000 का गुड्स परचेज किया था, तो इधर दिखा रहा है 1,62,000, क्योंकि उसने बेचा था 1,47,000 पे, हाथ में है 15,000, खरीदा था 1,15,000 पे, और शॉप का रेंट पे किया 15,000 में। तो उसके पास से खर्चा हुआ 1,20,000 का एक्चुअल में। तो गुड्स जितने का तुमने बेचा, 1,47,000 का, 1,47,000 से, इससे गुड्स परचेज का डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर तो प्रॉफिट छुपा हुआ है। तुमने जितने का गुड सेल किया उसके अंदर तो प्रॉफिट छुपा हुआ है। तो प्रॉफिट से तो पता नहीं चलेगा कि तुमने खरीदा कितने में था, है ना? तो इसलिए तुमको अकाउंट्स करके पूरा क्लियरली पता करना पड़ेगा कि मेरा अल्टीमेटली गुड्स और दुकान का रेंट लेके मेरा खर्चा पड़ गया 1,20,000 का, गुड्स मैंने बेचा 1,47,000 का, और मेरे हाथ में है 15,000 का। तो कुल मिला के मेरे पास सरप्लस कितना बच गया सर? 42,000 का। कैसे पता चला? देखो, 1,62,000 इधर और 1,20,000 इधर, तो अल्टीमेटली सरप्लस हो गया 42। लेकिन यही चीज तुम बोलो, अगर तुम अकाउंट्स मेंटेन ना करते, तुमको पता लगता? है ना? तुमको पता ही नहीं लगता कि 42,000 का सरप्लस है तुम्हारे पास। सर, एक सेकंड होल्ड करो।
এই সবাই বুঝতে পারলো এক্সাম্পলটা? হ্যালো, सर बोलो सर, जो लोग ऑनलाइन में हो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes. आगे देखो सर, तो फिर 42,000 का सरप्लस कमाने के लिए 42,000 का जो सरप्लस कमाया ना सर, ये क्या है? इसमें आपको बहुत कुछ समझना है सर। एक्चुअली काफी सारे केस में क्या होता है ना, इवेंट क्या होता है ऐसे डेफिनेशंस पढ़ा जाता है, पर सिर्फ डेफिनेशंस बोलने से ना इवेंट का मतलब समझ में नहीं आता। नॉर्मली अगर तुम स्कूल वाला अकाउंट्स का किताब खोलोगे, तुमको नहीं लिखा रहेगा कि इवेंट्स, व्हाट इज इवेंट्स इन अकाउंट्स। यहाँ पर एक्चुअली आपको इवेंट्स के बारे में बकायदा आपको समझा दिया गया। ये जो 42,000 का सरप्लस है ना, ये एक इवेंट है। ये जो 42,000 का तुमने सरप्लस कमाया, दिस इज एन इवेंट। ऑल्सो हैविंग द इन्वेंटरीज इन हैंड इज अनदर इवेंट। तुम्हारे हाथ में जो 15,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है ना, ये भी एक इवेंट है कि तुमने जो बिजनेस करने का कारनामा या जिम्मा लिया था, ऐसा करने के बाद तुम्हारे हाथ में 42,000 का सरप्लस पड़ा हुआ है, और ऐसा करने के बाद तुम्हारे हाथ में 15,000 का गुड्स पड़ा हुआ है। दिस इज ऑल्सो एन इवेंट। वाइल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एंड पेमेंट ऑफ रेंट, ये है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन माने इसको हम लोग बंगाली में या हिंदी में बोलते हैं लेन देन। लेन देन, लेन देन माने इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजैक्शंस, एंड इवेंट माने घटा क्या है, माने तुमने जो भी किया उस पर घटना क्या घटा है। घटना ये घटा कि मेरे हाथ में 42,000 का सरप्लस है और मेरे हाथ में 15,000 का गुड्स है। लेकिन ये घटना कैसे घटा? लेन देन के कारण घटा। क्या लिया क्या दिया और लेना देने के बाद बचा क्या। इसको अगर थोड़ा सा मैं स्पोर्टिंग लैंग्वेज में बोलूं कि धोनी का या कोहली का रन बनाना, ठीक है, वो लोग जो रन लेते हैं वो ट्रांजैक्शन है। लेकिन रन के बाद स्कोर बोर्ड में जीरो दिखता है कि सेंचुरी दिखता है कि हाफ सेंचुरी दिखता है या टीम का टोटल स्कोर दिखता है, ठीक है, ये क्या है? ये इवेंट है। फुटबॉल में गोल मारने का जो कोई किसी ने 2 गोल दिया, किसी ने 0 गोल दिया, पूरा मैच खेला तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? 2-0 में एक टीम जीता एक टीम हारा। ये 2 गोल में जीता और 0 गोल में हारा, ये इवेंट है। लेकिन इस गोल को करने के लिए कितना बार पेनल्टी मिला, कितना बार बॉलर ने स्ट्राइकर को बॉल दिया, ये सारा ट्रांजैक्शन है। अगर पढ़ाई को खेल समझोगे तो खेल और पढ़ाई में डिफरेंस है। लेकिन अगर पढ़ाई को बहुत ज्यादा पढ़ाई 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 करके लोड ले लोगे तो फिर ये लोड ही बन जाएगा। क्या गलत तो नहीं समझा है सर? हाँ, स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई का क्या सच में कोई लेना देना नहीं है? पूरा लेना देना है। आप सोचो ना, मेरे को बचपन में पता है, मेरा अंकल है सर, उनको ना, मेरा खुद का चाचा, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, मैंने नॉट वेरी, जस्ट उनको थोड़ा बहुत आता है, 7-8 पढ़ा होगा शायद। तो उनको ना क्रिकेट मैच देख के समझ में नहीं आता, लेकिन सौरभ गांगुली का बिग फैन। तो सौरभ जब भी खेलता था वो टीवी के सामने से नहीं हटता था। हमें क्या देखना क्या है तुमको, तुमको तो फिर मैं तो काफी छोटा था, हार्डली 4-5 ईयर्स। तो मैं अंकल को बोला, ऐसे बंगाली में हम लोग बोलते हैं काकू, हम लोग बंगाल में क्या बोलते हैं, काका या काकू बोलते हैं, काकू। हाँ, अंकल क्या हुआ, क्या तुमको तो कुछ समझ में नहीं आता है? बोले हमको समझना नहीं है, मैं बस गांगुली का छक्का देखने आता। वो गांगुली स्टेप डाउन करके छक्का लगाता, तो उसका पूरा एक लैंडमार्क स्टेप्स था। ठीक है। तो फिर मैं, फिर काकू का एक दिन बोला, ऐसा थोड़ी होता है, तुमको इतना मैच देखना पसंद आता है, ठीक है, तो तुम एक काम करो, मैं तुमको मैच दिखाना सिखा देता हूँ। तो ऐसे रहता है ना कि मानो टीम ने 150 रन मारा, 3 विकेट चला गया, तो ये 150 क्या है, ये 3 विकेट क्या है, ठीक है। और विकेट के टाइम पे ऐसे लिखा रहता है फॉल ऑफ विकेट्स, फिर उसमें मानो कि 50 रन में 50 ऐसे 100 करके 2,
इसका मतलब टीम ने 50 रन मारा, 2 विकेट गया, ठीक है। तो ये इवेंट है ना, तो ये इवेंट समझना पड़ता है। तो जिनको क्रिकेट का नॉलेज नहीं है या जिसको स्कोर पढ़ने का नॉलेज नहीं है, वो बंदा समझ नहीं पाएगा। जैसे अभी तक, जैसे मेरे को एक मैच का समझ अभी भी पूरा पूरी नहीं है, वो है टेनिस का। बैडमिंटन और टेनिस सिमिलर है, पर मेरे को ना जो लॉन्ग टेनिस होता है ना, उसका स्कोर बोर्ड अभी भी पूरा पूरी रीड नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें ना कुछ अलग दिखाता है। और गोल्फ का भी मेरे को नॉलेज नहीं है, ठीक है। रग्बी का भी, और एक होता है रग्बी का भी, रग्बी फिर भी गोल का होता है। और एक होता है जो अमेरिका में चलता है, उसको बेसबॉल बोलता है। क्रिकेट की तरह ही होता है, ऐसा बैट होता है, ऐसा करके मारता है, उसमें भी रन लेता है, छक्का होता है। बट वो भी मेरे को अभी तक समझ में नहीं आता कि उसमें हार जीत कैसे होता है। नहीं, वैसा नहीं है उस, नहीं, बेसबॉल में एक्चुअली बहुत जोर से फेंकना पड़ता है, और वो ड्रॉप नहीं होता है, और ड्रॉप नहीं होता है। हाँ, देखिए वो स्कूल में बोला होगा कि मुंह में मारेगा, इसलिए बोल दिया होगा, लेकिन ओरिजिनल में अमेरिका का ये। हाँ 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 हाँ, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुमको किसी भी चीज का पता ना चले तो तुम उस चीज में मूर्ख बन जाते हो। जैसे मैं तुमको 2 चीजें 3 चीज समझाया, पर 2-3 चीज मेरे को खुद को नहीं पता, तो जो नहीं पता उसमें मैं क्या हो गया, मूर्ख बन गया। समझ रहे सर? मूर्ख और शिक्षित में ही फर्क होता है। जो पता चले वो शिक्षित हो गया, जो नहीं पता चले वो मूर्ख बन गया। और इसको देखो, इसको तो आज यहीं पर बिस्तर दे दो, यहीं पर सो जाएगा। देखो, अच्छा, अब देखो आपको, अच्छा मुझे चीज इतना बताओ, इवेंट और ट्रांजैक्शंस का डिफरेंस समझ में आया? सिमिलरली कहता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस गॉट गवर्नमेंट ग्रांट। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि ये जो मंदिर बना है, ये लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बना। ये वार्ड है यहाँ पर, ये एक्चुअली जो सॉल्ट लेक का कॉर्पोरेशन है वो सेम कॉर्पोरेशन से, विधान नगर कॉर्पोरेशन बोलते हैं इसको। क्या क्या कॉर्पोरेशन बोलते हैं? विधान नगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन उठता है कि कॉर्पोरेशंस को क्या मिलता है सर? कॉर्पोरेशंस को ग्रांट मिलता है, सरकार उनको पैसा देता है कॉर्पोरेशंस में काम करने के। सर कॉर्पोरेशंस में कैसे कैसा काम होता है? सर कॉर्पोरेशंस में बहुत तरह का काम हो सकता है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल, एजुकेशन, लोकल ड्रेनेज सिस्टम को ठीक रखना, है ना, ये सब कारण में ग्रांट मिलता है। आजकल क्या है ना, राम मंदिर बनने के बाद दूसरे पॉलिटिकल लीडर लोग सोच रहे कि हमको भी मंदिर बनाने का काम करना चाहिए, ठीक है। तो हर लोकल एरिया में मंदिर बनता है। नहीं तो पहले बंगाल में जब सीपीएम का जमाना चलता था, मंदिर का बात तो कोई करता ही नहीं था, क्योंकि कम्युनिस्ट वाले मंदिर वगैरह से मानता नहीं, ठीक है। वो लोग मंदिर का बात करना ही नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन अभी लोगों को मंदिर पसंद आ रहा है। राम मंदिर बड़ा मुद्दा है। अब उस पसंद को लोगों को दिखाने के लिए, अब लोग को देखो, हम भी मंदिर बना रहे हैं। अकेला मोदी नहीं बना रहा है, हम भी बना रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट एंटी हिंदू, हम भी हिंदू के साथ। तो जो भी हो, कम से कम इस बहाने हर कोई हिंदुत्व को याद तो कर रहा है। नहीं तो सब भूल ही गया था। उत्तर प्रदेश में भी कर रहा है, ठीक है, बंगाल में भी कर रहा है। सो वट एवर, पॉइंट इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्या मिल रहा है? गवर्नमेंट। Similarly, municipal corporations got government grant of 500 lakh for adult education. Adult education माने बड़े लोगों को पढ़ाई करने के लिए। It spent 250 lakh for purchasing literacy kits. उनको 500 लाख में से 250 लाख लिटरेसी किट माने किताब, पेन, पेंसिल खरीदने में खर्चा हुआ। 200 लाख पे किया ट्यूटर के पीछे, टीचर लगाया, उनको दिया, एंड बाकी बैलेंस पड़ा है 50 लाख। इसमें से ये भी ट्रांजैक्शंस भी है और इवेंट है। ये जो 50 लाख पड़ा है, दिस इज अ इवेंट, है ना। और ये जो गवर्नमेंट ने जो ग्रांट दिया, दिस इज अ ट्रांजैक्शंस, है ना। 250 का परचेज किया, 250 का ट्यूटर को दिया, सब ट्रांजैक्शंस। बाद में जो 50 लाख पड़ा हुआ है, ये क्या बन गया सर? इवेंट बन गया। क्या बन गया? इवेंट। समझ रहे सर? तो अकाउंटेंसी में ना ये आपको समझना जरूरी है कि घटना क्या घटा, लेन देन क्या हुआ, है ना। जब आप लोग ऑडिटर का काम करने जाओगे तो ऑडिटर क्या करता है? उखाड़ता क्या है? ऑडिटर क्या उखाड़ता है? लेन देन ही तो उखाड़ता है। जहां गलत लेन देन होगा उस मुद्दे पे बात करेगा। जो लेन देन होना चाहिए वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लेन देन नहीं होना चाहिए वो मत करो। केजरीवाल को किस बात पे जेल पे डाला?
उस पे ऊपर उसके ऊपर एलिगेशन क्या लगा है कि वो गलत लेन देन किया है, ये एलिगेशन लगा है। कोर्ट को अभी तक जो एविडेंस मिला है उसके तहत कोर्ट ने उनको क्यों जेल में डाला? क्या किसी को ऐसे ही जेल में डाला जा सकता है? कुछ प्रमाण मिला है, 10 बार बुलाया गया है, तुमने 9 बार नहीं गया, फिर 10वीं बार पुलिस जाके तुमको घर से लेके आया। तो फिर जब, हाँ बोलो। हाँ हाँ, इंटरनल ऑडिटर का भी सेम काम होता है, लेकिन वो कंपनी अपने लिए करवाता है। हाँ कर सकता है, वो कंपनी को रिपोर्ट करेगा। इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो बेसिकली कंपनी अपने ही बिजनेस के लिए इंटरनल ऑडिटर को नियोग करता है। सपोज मेरा बिजनेस है, मेरे को एक्सटर्नल ऑडिटर का रिपोर्ट फाइल करवाना है, वो तो मैंडेटरी है, क्योंकि अगर ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं होगा तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सरकार को जवाब देना पड़ेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम, पेनल्टी आ जाता है। तो मैं अपने ही बिजनेस का जो अकाउंटेंट वगैरह है उनको मैं बोला कि इंटरनल ऑडिट करवाना है, लेकिन अपने ही बिजनेस के अकाउंटेंट तो ऑलरेडी अकाउंट्स मेंटेन किया, तो उसको जो कुछ कोई भी काम करता है, जैसे मानो तुम भी जो तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तुमको अगर खुद पता होता कि तुमने सही किया कि गलत किया, तो फिर तुमको टीचर के पास आके पूछने का जरूरत नहीं होता कि सर एक बार देख के बताइए कि सही है कि गलत है। इसका मतलब जो अंदर काम कर रहा है वो, उसको तो क्या लगता है, उसको लगता है सब सही है। जैसे तुम लोग एग्जाम दे के आते हो, तुमको क्या लगता है सब सही बना है, पर फेल करने के बाद लगता है कुछ गलती हुआ होगा। तो एग्जैक्टली इंटरनल अकाउंटेंट को पता नहीं चलेगा, इसलिए उसने क्या गलती किया इसको डबल चेक करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर आने से पहले जो कंपनी का कॉर्पोरेट माने बॉस है, डायरेक्टर है, वो क्या करवाता है, किसी जिसको भी अकाउंट्स का नॉलेज अच्छा खासा हो उसको बोलता है, वो भी नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट होता है नॉर्मली, उनको बोलते हैं कि भाई आओ एक बार इंटरनल ऑडिट करवा दो। इंटरनल ऑडिट का कॉस्ट एक्सटर्नल ऑडिट की तरह इतना ज्यादा नहीं होता, पर वो भी कम नहीं होता, वो भी एक रेगुलर एक काम होता है सर। नॉर्मली चार्टर्ड फर्म कॉस्ट फर्म करते हैं, तो एवरी ईयर कंपनी का इंटरनल ऑडिट मास्ट करते हैं। क्यों? इस पे कंपनी को भी फाइनल रिपोर्ट देने से पहले हर तरह का एरर से वो बच सकता है, और एक्सटर्नल ऑडिटर उनको टाइम नहीं देता। एक्सटर्नल ऑडिटर ना उतना टाइम, क्योंकि वो तो एंड लास्ट मंथ पे होता है, और एक्सटर्नल ऑडिटर का रिपोर्ट अगर कुछ भी गलत निकलेगा उसका इम्पैक्ट उसके शेयर होल्डिंग में आएगा, इसका इम्पैक्ट उसका किसी भी लाइसेंस में आएगा, सेबी का लाइसेंस, आरबीआई का लाइसेंस, इसमें आएगा। समझ में आ रहा है सर? जैसे भी पेटीएम का शेयर में जो हुआ, ठीक है, अगर पेटीएम का कंप्लायंस ठीक था या नहीं था, अगर पेटीएम का जो कंपनी सेक्रेटरी है, ये लोग ना एक सेक्रेटरियल एक ऑडिट होता है, तो पेटीएम का कंप्लायंस सही नहीं है, अगर पेटीएम एक सेक्रेटरियल ऑडिट करवा लेता ठीक ठाक फॉर्म से, तो शायद पेटीएम पे ये नहीं होता। सेक्रेटरियल ऑडिट का काम होता है, सीएस ऑडिट का काम होता है कि वो सारा लीगल मैटर ठीक ठाक किया है कि नहीं इसको चेक करना। तो अगर एक अच्छा सीएस फॉर्म से, नॉलेजेबल सीएस फॉर्म से वो सेक्रेटरियल ऑडिट करवा लेता, तो आज पेटीएम को ये धक्का सहना ना पड़ता शायद। समझ में आ रहा है सर? इसलिए अकाउंटिंग डेटा एंड उसका रिकॉर्ड चेक करना और उसको प्रॉपर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। छोटी सी छोटी बात, छोटा से छोटा बात भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट रेज्ड मनी थ्रू टैक्सेस। क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा जुगाड़ करते हैं टैक्स के थ्रू से। ये बात आप लोगों को मैं बहुत बार समझाया, गवर्नमेंट बजट के थ्रू से। अगर नहीं समझा तो मैं फिर से समझा दूंगा। आप लोग चाहो तो खुद भी ये सब डेटा जुगाड़ कर सकते हो। कहाँ जाना है? गूगल में जाओ, यहाँ पर लिखो गवर्नमेंट बजट, आपको सीधा एक वेबसाइट मिलेगा, indianbudget.government.in। यहाँ पर जाके बजट डॉक्यूमेंट्स, बजट एट ए ग्लांस क्लिक करो, फिर एक आपको एक समरी पॉइंट मिल जाएगा, फिर इसको थोड़ा सा जूम आउट कर, जूम इन करो, बजट एट ए ग्लांस 24-25 का मिल गया। फिर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, इस पे तुमको देश का कितना बजट एस्टिमेट है, कितना पैसा देश में आ रहा है, कहाँ कितना खर्चा हो रहा है, इसका आपको हिसाब मिलेगा। ये इसको बोलते हैं देश का अकाउंट। जैसे कंपनी का अकाउंट होता है, ऐसे देश का भी अकाउंट होता है। लोग कुछ जानता नहीं है, समझता नहीं है, कुछ भी बकता रहता है। तो अगर कभी भी किसी से भी कुछ बात करना है विद डेटा एंड फैक्ट्स, तो दिस इज द सोर्स। दिखा दिया सर, पता करो, नॉलेजेबल बनो।
हवा में बात करके फायदा नहीं है। सरकार काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कहाँ खराब कर रहा है, कहाँ ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है, हर चीज का प्रमाण है, हर चीज आप प्रमाण कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रेवेन्यू रिसिप्ट, देख रहे हैं सर क्या लिखा है, रेवेन्यू रिसिप्ट। सरकार ने कितना 2022-23 में कितना बजट किया था और कितना मिला। सरकार का अनुमानित बजट था 2,33,631, 2,33,631 करोड़ का बजट था। सरकार ने रिसीव कितना किया एक्चुअल में, 2,09,7786 करोड़। ये सरकार का टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है, यानी ये सरकार सिर्फ टैक्स के थ्रू से कलेक्ट किया, यानी एस्टिमेशन से थोड़ा पीछे ही रह गया जितना सोचा था। लास्ट ईयर देखो 2023-24 में देखो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, बजटेड एस्टिमेट, मैंने बजट किया था 2,60,1,574, बाद में किया कितना 232,918, ठीक है। और ये नीचे है नॉन टैक्स रेवेन्यू, माने सरकार टैक्स के अलावा दूसरे सोर्स से भी इनकम करते हैं। चलो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक सिंपल चीज दिखा देते हैं। ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देश को पैसा कहाँ से मिलता है ना, चाहे मोदी हो या ममता हो या किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो, कहाँ से पैसा मिलता है, यहाँ से मिलता है। सरकार को सबसे ज्यादा मिलता है टैक्स सोर्स से ही। जहां 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 टैक्स है वो पूरा एरिया को तुम एकदम, मेरा ये जो लाल एरिया है इससे देखो, ये जो मैं पाई को बॉर्डर किया ना, ये सरकार का टैक्स सोर्स ऑफ इनकम है। इसमें सरकार कॉर्पोरेट टैक्स से कमाते हैं 17%, इनकम टैक्स से कमा रहा है 19%, कस्टम से कमाता है 4, एक्साइज ड्यूटी से 5। इसी एक्साइज ड्यूटी के चक्कर में केजरीवाल के अगेंस्ट में केस हुआ है, और जीएसटी से कमा रहा है 18%। तो कुल मिला के अप्रोक्स 60% के आसपास इनकम टैक्स से होता है। कितना, 60% अप्रोक्स, टोटल करो ना पता लगेगा। तो फिर बाकी कहाँ से आता है सर, 28% सरकार लोन लेता है, लोन। सर सरकार का लोन माने आपका भी लोन, आपको क्या लगता है सरकार का लोन माने सरकार का लोन। सर सरकार अगर आपके एरिया में रास्ता ना बना के, आपके एरिया में स्कूल ना बना के, अगर सरकार को लाइबिलिटी रिपे करना पड़ रहा है ना, अगर सरकार को लाइबिलिटी रिपे करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि सरकार का बर्डन बढ़ गया, डेब्ट का लाइबिलिटी बढ़ गया। तो ये जितना ज्यादा होता है पब्लिक के लिए उतना बुरा होता है। लेकिन फिर भी क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हमारा डिमांड को फुलफिल करने के लिए, देश का प्रगति के बाद देश को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए होता है। ये है देश को पैसा कहाँ से मिलता है। और एक चार्ट है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि देश का खर्चा कहाँ होता है। सबसे ज्यादा खर्चा होता है इंटरेस्ट पेमेंट पे। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इनकम माने 28% कमाता है लोन से, तो इंटरेस्ट देता है 20%। माने अगर गवर्नमेंट 100 रुपीज इनकम करता है तो 20 रुपीज इधर चला जाता है, ठीक है। बाकी आप बाकी देख सकते हो, डिफेंस में कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, पूरा डिटेल दिया हुआ है। मैं आपको सोर्स बता दिया, आप उधर जाके चेक कर सकते हो। हाँ, मैं इधर ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता, ऐसे मुझे इतना सारा चीज मेरे को बोल देना पड़ता है कि मैं खुद ही चिंता पड़ जाता हूँ कि क्या बोलूँ और क्या नहीं। देखो, तो फिर गवर्नमेंट जब टैक्स के थ्रू से कमाते हैं, इतना तो समझ में आ गया। मैं आपको दिखा भी दिया, सिर्फ बात को लाइन पे नहीं रखा, ओरिजिनल पे भी कोशिश किया आपको बताने का। The central government raised money through taxes, paid salaries to the employees, spent on various development activities. Whenever receipt of the government are more than expenses, अगर गवर्नमेंट का रिसिप्ट एक्सपेंसेस ज्यादा हो, ठीक है, तो सरकार का सरप्लस है ना। अगर गवर्नमेंट का रिसिप्ट एक्सपेंसेस ज्यादा हो, आज इसका इतना नींद आ रहा है ना कि क्या बताऊं मैं। सो जा बाबू सो जा, जब तक क्लास चला, नहीं तो जा घर चल जा, ठीक है। बट इफ एक्सपेंस आर मोर देन रिसिप्ट्स, बट अगर एक्सपेंस रिसिप्ट से ज्यादा हो, ठीक है, अगर एक्सपेंस रिसिप्ट से ज्यादा हो, इट रन्स इन डेफिसिट, माने सरकार डेफिसिट में चल रहा है। डेफिसिट माने लॉस, है ना, माने आपके पास कमती है, ज्यादा नहीं है, कम चीज है। और ये अच्छा बात है क्या, अच्छा बात नहीं है।
तो यार रेजिंग मनी थ्रू वेरियस सोर्स कैन बी टर्म्ड एज ट्रांजैक्शन। अब सरकार जो चलता है, ये जो अलग अलग सोर्स से जो पैसा जुगाड़ कर रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। एंड सरकार का सरप्लस हो रहा है कि डेफिसिट हो रहा है, इसे कहते हैं इवेंट। समझा करो सर, समझा करो। नॉर्मल पान वाला का बिजनेस हो, टाटा का बिजनेस हो, रिलायंस का बिजनेस हो, देश का बिजनेस हो, क्रिकेट का मैच हो, फुटबॉल का मैच हो, कुछ भी हो, सब कुछ मतलब रखता है। समझ में आ रहा है सर? यहाँ पर आपको बेसिकली अकाउंटेंसी को समझाने का कोशिश किया जा रहा है। ये थ्योरी नहीं है क्या? ये थ्योरी लग रहा है आपको? हाँ, ये रियलिटी के साथ आपको अकाउंटेंसी का पहचान करा रहा है कि भाई अकाउंटेंसी क्या है, कहाँ से आया है, किस तरह से इसका जड़ क्या है इसका। सिमिलरली बोलता है बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेज्ड मनी थ्रू टैक्सेस, पेड सैलरीज टू द एम्प्लॉइज। अच्छा, ये तो मैं बोल दिया। टेलीकॉम कंपनी would need to ensure that it is providing the service for its millions of users for postpaid and prepaid connections. We know that Airtel, Jio, है ना? Each activity done by a user, call, message, data usage, result into an economic event. ये जितना सारा डेटा देता है ना, ये सब क्या है? इकोनॉमिक इवेंट है। The entity needs to keep appropriate and timely records to able to collect money from postpaid connection users, है ना? जो postpaid किया उससे टाइम पे लेना है। Users for the service availed by them. Likewise, the company will need to ensure that prepaid connection customers are provided the support and the records confirm how much balance still remains to be utilized. है ना? जैसे आप लोगों को मैसेज नहीं आता जब ज्यादा डेटा यूज कर लेते हो, तो इसका अकाउंटिंग हिसाब नहीं रखेगा तो कैसे आपको याद दिलाएगा और उसका बिजनेस कैसे चलेगा? ठीक है। सो एवरीबडी, तो अल्टीमेटली क्या मतलब निकला? एवरीबडी वांट्स टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स एंड टू हैव एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी as an aid to decision making. Accounting discipline has been developed to serve this purpose as it deals with measurement of economic events. इसका मतलब क्या निकल रहा है सर? इकोनॉमिक इवेंट को या इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटेंसी किया जाता है। तो इकोनॉमिक के अंदर एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटेंसी। एक्चुअली सारा खेल इकोनॉमिक्स के पीछे है, उसके अंदर अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट, और आप लोग इकोनॉमिक्स को ही पढ़ना नहीं चाहते। आचार्य चाणक्य ने जो किताब लिखा था उसका नाम था अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र के अंदर अकाउंटेंसी भी था, उस अर्थशास्त्र के अंदर पॉलिटिकल साइंस भी था, मैथमेटिक्स भी था, हर चीज। तो अल्टीमेटली मतलब क्या निकला? अकाउंटिंग हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशंस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। अकाउंटेंसी की एक स्पेशलिटी क्या है कि ये पूरा दुनिया भर में यूनिवर्सल एप्लीकेशंस है। माने इंडिया में करो तो भी जो मतलब होता है, इंडिया के बाहर करो तो भी मतलब सेम होता है। एंड प्रेजेंटिंग सुइटेबल इंफॉर्मेशन टू एड डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रेंजिंग फ्रॉम ए फैमिली फंक्शन टू फंक्शंस ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। फैमिली फंक्शन से लेके सरकार चलाने तक हर काम में इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी का यूज है। एक बात लास्ट में बोलता है सर, कहता है द एम ऑफ अकाउंटिंग इज टू मीट द इन्फो नीड्स ऑफ द रैशनल एंड साउंड डिसीजंस। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, और साउंड डिसीजन का मतलब होता है पागलपंती ना करके सही टाइम पे सही डिसीजन। जो भी अकाउंट्स का मेकर है और जो भी अकाउंट्स का यूजर्स है, उनके लिए अकाउंटेंसी क्या है सर? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या बिजनेस बात करता है? अगर बात करता है तो प्रमाण कैसे मिलता है? अकाउंटेंसी। क्या बिजनेस बात करता है? अगर आंसर इज यस तो पता कैसे चलेगा? अगर बिजनेस का हिसाब है तो इसका मतलब वही उसका भाषा है। अगर बिजनेस का भाषा समझना है तो अकाउंटेंसी को पढ़ना है। इसी के लिए आपको आगे जाके अकाउंट्स के बारे में डेफिनेशंस दिया है। ये देखो, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने बोला, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सीपीए बोलते हैं इसको। 1961 में ये लोग डेफिनेशन दे रहा है, अमेरिकन सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे कि इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, सिमिलरली अमेरिका में सीपीए होता है। ठीक है,
Accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part or at least of a financial character. जिसका एक financial character हो, जिसका एक monetary measurement हो और जिसे interpret करके कुछ result मिलता है, उसे accountancy कहते हैं. जिस तरह से आपने पढ़ा, अगर कोई आपको बोले कि भाई अकाउंटेंसी क्या है, समझा दो, समझा पाओगे ना? इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ज्यादा नहीं, इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं वो अगले को समझा. और किसको? जो इस बैकग्राउंड के ना हो उसको. समझ रहे सर? इवन कोई भी मानो एक छोटा बच्चा है या फिर अनपढ़ गंवार है, उन्हें भी अगर तुम समझा देते हो ना, तो इसका मतलब तुम जानोगे कि तुम्हारा नॉलेज सार्थक. तो समझ में आ रहा है सर? तो बेसिकली आपको अकाउंट से रिलेटेड जो भी मुझे बताना था, ये सब मैं एक्चुअली लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था. ये आज भी बोला थोड़ा सा. तो अकाउंटिंग का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, ये सब मैंने ऑलमोस्ट आपको बोल दिया. ये देखो यहाँ पर अकाउंट्स के बारे में बोला है कि अकाउंट्स 4000 बीसी में इजिप्ट में मिला था अकाउंट्स का रिकॉर्ड. इंडिया में मिला था 2000 बीसी में. इंडिया में कौटिल्य, कौटिल्य कौन? चाणक्य, मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त किंगडम. एक्चुअली चंद्रगुप्ता को जिसने राजा बनाया था उसका नाम है आचार्य चाणक्य. उसने एक किताब लिखा था, क्या नाम है उसका? अर्थशास्त्र. क्या आज मिलता है? हाँ, आज भी किसी किसी लाइब्रेरी में, इवन अमेजन के वेबसाइट में भी आपको मिलेगा. कंपाइलेशन माने किसी किसी ने एडिट करके बनाया. एक्चुअली चाणक्य का अर्थशास्त्र श्लोक के ऊपर बना. अगर आप श्लोक को इंटरप्रेट करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसका क्या मतलब बताया जाए. इवन दुनिया में कितना भी लोग किताब बना ले, अगर कोई अर्थशास्त्र पढ़ ले, उसको जिंदगी का हर क्वेश्चन का, बिजनेस का, देश चलाने का, घर चलाने का, हर चीज का आंसर मिलेगा. 100% गारंटी है. सर ये कोई आयुर्वेदिक औषधि थोड़ी है. सर आयुर्वेदिक औषधि है कि नहीं पता नहीं, पर सीरियसली ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट का मौका देता है. तो क्या हम लोग चाणक्य का इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी पढ़ते हैं? ना, हम लोग उस तरह का चीज पढ़ते हैं, पर हम लोग जिनको पढ़ते हैं उनका नाम है लुका पैसिओली. ठीक है, इन्होंने, ये भी मैथमेटिशियन थे 1500 के आसपास. कहाँ का थे? 1494, इताली का. ठीक है, इन्होंने एक किताब बनाया था डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर. हर डेबिट का क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का डेबिट होता है. जैसे हर हस्बैंड का वाइफ होता है, हर वाइफ का हस्बैंड मरने के बाद भी. कोई बोलेगा सर हस्बैंड को वाइफ मर जाए तो मर गया तो क्या तुम्हारा वाइफ वाइफ नहीं था? समझाने के लिए बोला. हर गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड होता है, हर बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड होता है. गर्लफ्रेंड का भी तो गर्लफ्रेंड होता है सर, बॉयफ्रेंड का भी तो बॉयफ्रेंड होता है. चलो वो और भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. ठीक है, उस मुद्दे पे बात नहीं करते. समझने के लिए मैं आपको जस्ट, ठीक है, हर डेबिट का क्रेडिट होता है, माने हर एक इवेंट का उसका एक ऑपोजिट इवेंट होता है. आपको उस ऑपोजिट इवेंट को समझना चाहिए. इससे क्या होता है? गलतियां कम होता है. माने अगर, सिंपल बात है, मैं क्यों हस्बैंड वाइफ बोला? अगर कोई बंदा बोलते कि भाई मैंने, क्या तुम हस्बैंड हो किसी का? अगर वो बोलता है कि हस्बैंड, इसका मतलब उसका वाइफ होगा. अगर किसी चीज को मैं डेबिट बोलता हूँ, इसका मतलब कुछ तो क्रेडिट होगा. तो ढूंढना आसान हो जाता है और आपको क्रॉस चेकिंग का मौका मिल जाता है. माने बेसिकली एक दूसरे को क्रॉस कर लेता है. नॉर्मल अकाउंटेंट क्या करता है? मानो तुम बाजार में कुछ चीजें खरीदने जाते हो, सब्जी वाला बोलता है कि 500 टका है, 500 टका का प्रोडक्ट हुआ है. वो तुमको 500 टका का वेजिटेबल बेचा है और अपने कॉपी में लिखता है 500 टका का सेल लिख देता है वेजिटेबल. किसको सेल किया? क्रेडिट में किया, कैश में किया. ठीक है, तुरंत पैसा लिया, बाद में पैसा लिया. क्या ये 500 सेल में पता लग रहा है क्या? माने, या फिर मानो कि किसी ने वेजिटेबल परचेस किया, वो अकाउंट कर रहा है कि परचेस 500 का वेजिटेबल, कैश में परचेस किया, क्रेडिट में परचेस किया, किन से परचेस किया, पेमेंट कितना दिन बाद देना है, क्या पता लग रहा है? या फिर मानो तुम 2 महीने बाद अकाउंट चेक कर रहे हो, तुम बस 500 टका देख पा रहे हो कि मैंने परचेस किया, लेकिन पेमेंट बाकी है, देना है, नहीं देना है, किसको देना है, कुछ भी मेंशन नहीं है. लेकिन अगर तुम डबल एंट्री करके करोगे ना, तुमको पता लग जाएगा कि तुमने किससे लिया था, क्रेडिट में लिया था, कैश में लिया था. इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री.
सिंगल एंट्री इज ओके बट नॉट वेरी साइंटिफिक। ज्यादातर नॉर्मल लोग सिंगल एंट्री करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन जब भी थोड़ा बिजनेस अच्छा हो जाता है तभी उनको अकाउंटेंट का जरूरत होता है। क्यों? क्योंकि इतना हिसाब किताब सिंगल एंट्री में समझ में नहीं आता, तभी डबल एंट्री का जरूरत पड़ता है, जो आपको अल्टीमेटली एक प्रॉपर अकाउंटिंग मेथड में एंट्री दे देते हैं। बस यही है अकाउंट्स का थ्योरेटिकल पार्ट का बेसिक बात है। ठीक है सर, बस हो गया, इतना ही थ्योरी है? अरे क्या इतना थ्योरी है, अभी ये सब बेसिक बातें आपको मैं एक ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब बता दिया। यहाँ पर जितना सारा बात लिखा है हर बात को मैंने स्टोरी के थ्रू से समझाया। आप एक बार पढ़ोगे, अगर जिसने पूरा बात सुना ठीक ठाक से, अगर वो ठीक से 4 बार रीड, एक बार रीड करता है ना, मैं गारंटी देता हूँ उसको हर बात वो फील कर सकता है। एग्जाम्पल के रूप में मेजरमेंट क्या है, फोरकास्टिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, कंपैरिजन इवैल्यूएशन क्या है, कंट्रोल क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड टैक्सेशन क्या है। क्या इतना सारा बात पे मैंने बात किया नहीं आप लोगों से? अब आप चाहो तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको फील नहीं कर पाते हो तो फिर क्या मतलब है? मेरा बस इतना सा इच्छा है कि आप जिस चीज को पढ़ो उस चीज को आप फील करके पढ़ो। फील करना जरूरी। जैसे कोई भी काम, जैसे लस्सी भी पीते हो गर्मी में, फील करके पीते हो ना, बड़ा मजा आ रहा है। ठंड में चाय पीते हो, फील करके पीते हो ना। मेरे तो ऐसे आवाज निकलते हैं, ऐसे सिप करके अगर आवाज आता है ना गर्मी का, ठंड में कॉफी पीने का ऐसा करके, मैं मेरे को डांटते हैं कि ऐसे आवाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इतना जोर से लोग क्या बोलेगा, बोले फील कर रहे हैं। लस्सी पियेंगे ठंड में, आह। वैसा ही पढ़ाई भी जब भी करोगे एक आह निकलना चाहिए, जैसे तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। ठीक है, वैसे पढ़ पढ़ के दिल से वो आह निकलना चाहिए, यहाँ कुछ जाना। समझ में आ रहा है सर? नहीं तो सिर्फ रटोगे, आज रटोगे कल भूलोगे। मतलब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, टेक्निक दिखाता हूँ। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट मेजरमेंट, फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, तीसरा कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, कंट्रोलिंग कंट्रोल कंट्रोल, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। गवर्नमेंट 6 होता है, 6 फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग 6 होता है। क्या होता है सर? मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट होता है, फिर भूल गया। ठीक है, फिर भूल गया। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, सर बताते हैं आपको। ठीक है सर, फोरकास्टिंग होता है, सर फोरकास्टिंग होता है। ऐसा करके ना आप ज्यादा दिन तक चल नहीं पाओगे। हाँ, शायद आपका मेमोरी बहुत अच्छा हो, आपका माँ बाप आपको बहुत बादाम खिलाता है सुबह सुबह, शायद आप एक दो टर्म अच्छा कर ही लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाई करना ज्यादा। ठीक है, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे सर? नेक्स्ट क्लास, अच्छा इस वीक में एक इम्पोर्टेंट घोषणा सर, कल से लेके बुधवार तक सारा क्लास ऑफ रहेगा। ठीक है, हाँ, कल तो संडे है, मैंने सोम मंगल बुध 3 दिन ऑल क्लासेस बंद रहेगा। मैं थोड़ा सा कोलकाता के बाहर जा रहा हूँ सर, नेटिव जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, काफी दिन में छुट्टी नहीं लिया, मैम भी। तो बुधवार रात को अपडेट दूंगा कि नेक्स्ट क्लास कब होगा, कैसे होगा, थर्सडे का क्लास कब होगा नहीं होगा। ठीक है, सारा चीज आपको बुधवार रात को मैसेज करूंगा। ठीक है, या तो बुधवार रात को या तो बृहस्पतिवार सुबह आपके मैसेज आएगा। मैसेज पाने के बाद ही आप लोग जैसे आसपास शेड्यूल होता है उसी हिसाब से आप लोग होगा क्लास में। इतना दिन में आप लोगों को क्या करना चाहिए, जिसका जो भी बैकअप लेना है ले लो और सारा क्लासेस करते हैं। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू सर, बाय। हाँ सर, घर जाओगे तो चल जाओ, कब जाओगे? थर्सडे जाओगे, छठ में जाओगे? छठ अभी है? अच्छा, छठ जल्दी आ गया, साल में 2 बार होता है। ठीक है सर, ठीक है फिर टाटा। স্যার আমি কি এক্সামের ফর্মটা ফিল আপ করব? प्रिया মানে বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, করে নে না। ভয় লাগছে, বুঝতে পারছি না কি করবো। তুই বই পাসনি এখনো? আরো 2টো বই বাকি আছে, দুটো ট্যাক্সের বই বই। এখনো দেয়নি? তো আমার কাছে নোটস সবই পেয়ে যাবে, সেটা অসুবিধা নেই। যদি খুব বেশি ভয় লাগে তাহলে একদিন অফলাইন আসছিস না, আমি তোকে গাইড করতে পারছি না। এক সেকেন্ড, Thank you, sir. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। Bye, sir.
বাই স্যার বাই। তো যদি মানে কনফিডেন্স না আসছে তাহলে দেখ জোর করে তো আমি বসতে বলবো না, সেক্ষেত্রে ডিসেম্বরে বসতে বলবো। আর না হলে তো আমি তো চাইবো পরীক্ষায় বস, ফর্ম ফিল আপ কর না, পারবি। ক্লাস সমস্ত নিয়ে নিলে কেন পারবি? পরীক্ষা পরীক্ষা দিয়ে দেখবো কি একবার? দে না, দেখ একবার দে, এবারে দে পরীক্ষাটা দে। না দিতে দিতে দে না, একটা বদভ্যেস হয়ে যাবে। পরীক্ষায় বসে, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ফর্ম ঠিক ফিল আপ আছে করে নিই। কর। ভূমিশা ম্যামের কাছে ক্লাস আছে, ম্যামের ক্লাসে চলে যা। बाय सर। बाय सर। हाँ मानसी बोलो। मानसी बोलो मानसी। आवाज नहीं आ रहा है आपका। जो आपने लिंक भेजा था ना वो तो वो एक्सेस ही नहीं हो रहा। लिंक एक्सेस नहीं हो पा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार उसको रीसेट करके आपको भेजता हूँ। हाँ ओके सर। अच्छा वो थोड़ा वो हाँ, बोल बोल। ठीक है, मैसेज करके, बेसिक्स का। मैसेज करके भेज। मैं तेरे को बोलता हूँ, तेरा आवाज नहीं आ रहा है, मेरे को मैसेज कर दे। ओके सर। हाँ, बोल सर। तो